सर, जब हम लोग शुरू करेंगे तो फाइनल जब हो जाएगा, सारे लोग आ जाएंगे तो दोनों गेट बंद हो जाएंगे। आई एम लाइव। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या सचमुच ये श्लोक इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में सही बैठ रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक की जिसकी कारण से मुझे जन्म मिला है। मैं बात कर रहा हूँ पीरियड्स की, मैं बात कर रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, मैं बात कर रहा हूँ चम्स की, मैं बात कर रहा हूँ मासिक की, रजस्वला की। एक ऐसी चीज़ जो एक बहुत ही बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शन है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हमारी सोसाइटी में हम लोग कभी बात नहीं करते। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज का हमारा कैंपेन है लहू का कर्ज। सुनने में थोड़ा फिल्मी लग रहा है, लेकिन ये वही कर्ज है जिसकी वजह से मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है। ये वही कर्ज है जिसकी वजह से आपने इस दुनिया में जन्म लिया है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए आज टीआरएस कॉलेज के सफ़ेद शेर और सफ़ेद शेरनियाँ प्रेजेंट हैं, और अगर आप भी सफ़ेद शेर और सफ़ेद शेरनी हो तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें अपने गेस्ट से। सबसे बाएं डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज, रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा। आप ही हैं जिन्होंने इसी तरह रेड क्रॉस सोसाइटी के एक प्रोग्राम में पीरियड्स पर बात की थी। मैम के बाद सेंटर में डॉक्टर मोहिता पांडे, डिमॉन्स्ट्रेटर, मेडिकल कॉलेज रीवा एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। टू द राइट मिस्टर उमेश मिश्रा लखन, एडुकेशनिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब हम मुद्दे पे आते हैं। आखिर क्यों पीरियड्स पर बात करना इतना असहज है? आखिर क्यों आचार्य को ये बात अपने आप पता चल जाती है कि जो लड़की मुझे छू रही है, जो औरत मुझे छू रही है, उसे पीरियड्स हो रहे हैं? ऐसा है क्या? आइए सबसे पहले हम इसके मेडिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। मैम मोहिता मैम, मैं आपके पास आऊँगा। वाई इज इट नेसेसरी टू हैव पीरियड्स? पीरियड्स होना जरूरी क्यों है? हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, हमारे स्टूडेंट्स, दे ऑल आर ग्रेजुएट, और जो उनमें से साइंस को बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे कि हम होमो सेपियंस मैमल्स हैं। तो फॉर रिप्रोडक्शन हम अपना नेक्स्ट जनरेशन इस दुनिया में लेकर के आए। इसके लिए इसेंशियल है कि जो वुमेन्स वॉर्म है, यूट्रस जिसे हम कहते हैं, उसकी एक तैयारी हो ताकि वो ग्रोइंग फीटस को सपोर्ट कर सके। तो इट इज़ एक्चुअली, हम लिटररी जो स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं कुछ, और जो थोड़ा सा साहित्य का इंटरेस्ट रखते हैं, वो मेंसेस को हम बोलते हैं दे आर टीयर्स ऑफ डिसअपॉइंटेड यूट्रस। तो जो वुमेन्स वूम या यूट्रस या बच्चेदानी होती है, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को कि वो एक निषेचित डिंब का भरण पोषण कर सके, और ये तैयारी वो हर महीने करती है। और जब वो डिंब निषेचित नहीं हो पाता या पुरुष शुक्राणुओं का मिलन महिला अंडाणुओं से नहीं हो पाता, तो वो इस पूरी तैयारी को निष्कासित करता है शरीर से योनि मार्ग के द्वारा, और इसे ही हम मासिक धर्म कहते हैं। तो दिस इज इसेंशियल, इट इज बेसिक प्रिपरेशन ऑफ योर वूम टू गेट प्रेग्नेंट, विच इज इट्स राइट। Means you say that menstruation is a right and all the women of this world should be proud that they menstruate. बिल्कुल। हमारे साथ नीलिमा मैम है। मैम, हम ऐसा देखते हैं कि आज भी हम 2018 में ये बात कर रहे हैं, सैनिटरी पैड्स, एक तो गांव में और शहरों में भी कई ऐसे गरीब तबके की महिलाएं हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाती, और दूसरी तरफ जो अफोर्ड कर भी पाती हैं, शायद किसी वजह से वो भी इस पे इतना ध्यान नहीं देती कि सैनिटरी पैड्स क्यों ज़रूरी है। प्लीज़। इस विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और
थोड़े से मैं अपने एक्सपीरियंस हैं, जो मेरे अनुभव हैं, वो अगर आप चाहें तो मैं इन बच्चों से और यहाँ जो उपस्थित हैं वो सभी से मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि इस कार्यक्रम में हमारे बच्चे ज़्यादा उपस्थित रहें, क्योंकि हमको उन्हें जागरूक करना है और आगे हमारी आने वाली बच्चियों को बहुत समस्याओं का सामना ना करना पड़े, जैसा कि हम लोगों ने किया। तो ये मेरी गुजारिश है और मैं आपसे अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। ये बात है 70 और 80 के बीच की, सन 70 से 80 के बीच। मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको बता रही हूँ, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है। एक संयुक्त परिवार है, समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत बड़ा परिवार है, दादा हैं, दादी हैं, बुआ हैं, मम्मी पापा, 4 बच्चे हैं और 13 साल की लड़की जो 8वीं कक्षा में पढ़ रही है, उसको एक दिन पीरियड हो गया, यानी मासिक स्राव शुरू हो गया। अब वो परेशान है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि ये क्या है, क्या हुआ मेरे साथ। बहुत घबरा गई। तो उसने अपनी ये बात किससे शेयर करी? अपने से 2.5 साल छोटे भाई से, क्योंकि वो उसके साथ खेलता था, पढ़ता था, उसका साथी था। उसने बोला कि भैया लगता है मैं मर जाऊंगी। भैया ने बोला क्यों, क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हो गया है, पेट में लगता है फोड़ा हो गया है, उससे खून आ रहा है, रह रह के आता है और रुक जाता है, फिर आता है, और मैं जो हूँ अब थोड़े दिन में मर जाऊंगी। कहते हैं ना कि ज़्यादा खून निकलने से आदमी मर जाता है। अब वो छोटा बच्चा, उसने जाके अपनी मम्मी को बताया, यानी बेटी की माँ को, कि दीदी मर जाएगी। माँ ने कहा क्या हुआ? माँ का भी दोष नहीं है, इतना बड़ा परिवार है, जिम्मेदारी है, बहुत सारा काम है, उलझने हैं। तो अचानक उसने पूछा कि क्यों बच्चा इस तरह से क्यों बोल रहा है कि दीदी मर जाएगी? तो उसने बोला कि दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, उसके पेट में फोड़ा हो गया है और वहाँ से खून आ रहा है, वो मर जाएगी। अब माँ ने उस बेटी को एक कमरे में ले जाके पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं मम्मी क्या हुआ है कि बार बार से खून आता है और फिर रुक जाता है। माँ ने सिर पे हाथ रखा और क्या बोली? मरो। अब तो उसने सोचा कि बिल्कुल मरना ही है। भाई ने भी बोल दिया, माँ भी कह रही है। अब आप ये सोचिए कि वो 13 साल की बच्ची, उसके दिल पे क्या असर हुआ होगा। गलती ना माँ की है, ना भाई की है, ना उस बच्ची की है। शायद इसी को हम लोग कहते हैं जनरेशन गैप। और फिर माँ ने बताया कि ऐसे ऐसे कपड़ा लगा लो, सबको होता है। बस इतना बोल के वो अपने काम में लग गई। अब उसने ये नहीं बताया कि ये हमेशा होगा। बच्चा सोचा एक बार होगा, उसके बाद कुछ नहीं, फुर्सत हो जाऊंगी। तो उसने सोचा चलो किसी तरह से ये भी हो जाएगा, कट जाएगा, एक ही बार होना है। माँ अपने काम में लग गई।
जब वो कपड़ा पूरा भर गया तो उसने फिर से माँ से पूछा, मम्मी अब मैं क्या करूं? तो वो माँ बोली, ये लो दूसरा कपड़ा और उस कपड़े को धो के फैला दो, और ऐसी जगह फैलाना जहां पर किसी की निगाह ना पड़े। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या, कपड़े धोना अलग बात है, पर इस तरह का कपड़ा धोना और वो भी ऐसी जगह फैलाना, कुछ समझ में नहीं आया। स्कूल भी बंद थे, किससे बात करें, क्या करें। खैर एक बार ऐसा हुआ, ये बीत गया। अगले महीने फिर वही हाल। उस समय तक स्कूल भी खुल गए थे और माँ से बात करने का साहस भी आ गया था। तो पूछा कि ये हर महीने होगा? माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये सबके साथ होता है और ये हर महीने तुमको होगा। और आप क्या बता सकते हैं वो लड़की कौन थी? कौन थी? वो लड़की मैं थी। ये मेरे एक्सपीरियंस है। उसी दिन से मैंने ये सोचा कि जिस तरह का मुझे अनुभव हुआ है और जो मेरा इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा, वो और किसी को नहीं उठाना पड़े। तो जो मेरे से छोटी लड़कियां होती थी, उसी दिन से मैंने उनको बताना शुरू किया कि ये इस तरह की हालत होती है। ये एक मासिक चक्र है जो हर 10 से 13 साल की लड़की को होता है और ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। तो तब से लगातार मैं ये काम कर रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ। और आप लोगों को भी मैं चाह रही थी कि हमारे बच्चे ज़रूर इस चीज़ को जानें। आप लोग भी कल को फैमिली वाले होंगे, पत्नी है, पत्नी आएगी घर में, बहनें हैं, माँ हैं, और जितने भी आसपास की आपकी महिलाएं हैं, उनके लिए आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए इसके संबंध में। तो मैं इसलिए चाह रही थी कि लड़के हमारे इस कार्यक्रम में ज़्यादा आएं। लड़कियां तो खैर बहुत समझदार हैं, और जिसको कहते हैं कि लड़कियों में आकाश जी सिक्स सेंस होता है, वो समझती हैं क्या अच्छा है हमारा, क्या बुरा है। और हम इस विषय में आगे भी बात करेंगे। और मैं अब माइक आकाश जी को देती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़े जिगर की बात है और बहुत ही समझदारी की बात है। जब आपके नाम के पहले डॉक्टर लगाया जाता है ना, तो यही उम्मीद की जाती है कि आप एक मैच्योर पर्सन होंगे। इतनी बड़ी हिम्मत, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं आप सबको विंध्यशेर और विंध्यशेरनी बोल रहा था, सामने मुझे दिख रही। दूसरी बात मैम ने लड़कियों की हमारे इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि लड़कियों की जो रो है वो पूरी भरी हुई है, लेकिन लड़कियों की रो पीछे कुछ खाली है। मैम, मोहिता मैम, हम आपके पास आएंगे। मैम ने अभी बताया कि जो छोटी बच्ची होती है, अपना एक्सपीरियंस दिया कि 8वीं पढ़ती हुई एक 13 साल की बच्ची, 13 साल ही क्यों, इज इट पॉसिबल कि 8-9 साल से भी ये शुरू हो सकता है। और घर वालों को, फैमिली वालों को, हम लोगों को, इन सब को, जो लोग देख रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी वो जाएं, बैठें और बताएं कि ये क्या होता है। देखिए, जब कोई भी शिशु जन्म लेता है तो उसके शरीर के हर अंग को जो कार्य करना होता है वो निर्धारित रहता है और शरीर का हर अंग उम्र के साथ विकास करता है। पर ये जो प्रजनन तंत्र के अंग होते हैं, ये एक डेफिनेटिव एज तक साइलेंट या फिर सुषुप्तावस्था में रहते हैं, और फिर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जिसे हम कहते हैं किशोरावस्था का प्रारंभ,
वहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंजेस के बाद इस तरह के बदलावों की शुरुआत होती है। अमूमन भारतीय बालिकाओं में 10 से 13 वर्ष की जो आयु है वो मासिक धर्म की शुरुआत की है। 10 से 13 वर्ष, कुछ बालिकाओं में ये पहले हो सकती है, पर जैसा कि मैडम ने बताया कि ये कभी भी शुरू हो सकता है। तो हमारी जो बालिका है, जो बच्ची है, वो उसके बारे में जाने, इसके लिए डेफिनेटली इनको पहले से उसके बारे में पता होना चाहिए। और इसके अपने एक चेंजेस हैं। ये एक दिन में मासिक धर्म शुरू नहीं होता। किशोरावस्था के चरण होते हैं कुछ, जैसे हम लोग उसको कहते हैं सबसे पहले थैलार्की यानी स्तनों का विकास, फिर प्यूबार्की यानी शरीर के कुछ विशेष अंगों पे अनचाहे बालों का आना, और उसके बाद तेज़ी से हाइट का स्पर्ट आता है, कद का तेज़ी से बढ़ना होता है, और उसके बाद मासिक धर्म की शुरुआत होती है। तो किशोरावस्था के जो प्रारंभिक चरण हैं उनकी शुरुआत, उनके लक्षणों को देखते वक्त उसी वक्त बालिका को बताना कि आगे वो स्त्रीत्व के इतने महत्वपूर्ण कार्य की तैयारी के लिए उसका शरीर तैयार हो रहा है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसी में देखिए आप, एक टैबू ऐसा भी होता है कि एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ स्पर्ट आती है और उसके बाद मेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो अमूमन हमारे पास जो बच्चियाँ आती हैं तो वो बहुत डरी हुई रहती हैं और उनको ये लगता है कि वंस दे हैव स्टार्टेड मेंसेस तो उनका कद का विकास रुक जाएगा। हाँ, बहुत बार बच्चियाँ इसमें घबरा के आती हैं। तो मैं उनको यही बताती हूँ कि जो कद हम अचीव करते हैं उसका हम कितने फुट कितने इंचेस के हैं इससे कोई मतलब नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे थे, है ना? तो बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेट्स। आपका कद और आपकी हाइट में कहीं कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी एक जो कद काठी होती है ये हम जीन्स के माध्यम से अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद उचित पोषण और व्यायाम से हम अपने कद काठी को थोड़ा इन रेंज फॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा हमारे हाथों में रहता है। डेफिनेटली प्यूबर्टी के बाद जो हाइट स्पर्ट आता है फिर वो दोबारा लाइफ में नहीं आता, उसके बाद में स्लोनेस आ जाती है इन दी अचीविंग हाइट। पर ये बात इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने कद के होंगे ये जेनेटिकली आपने अपने पेरेंट्स से एक्वायर किया है, नंबर 1। उचित पोषण और व्यायाम से आप अपनी हाइट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा जो मतलब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं ये नुकसान करते हैं, इसको नहीं लें। और इसके बजाय व्यक्तित्व विकास के ऊपर हमारी बालिकाओं का जोर ज़्यादा रहे, है ना? कद की ऊंचाई पे ध्यान दें, तो ये एम्फेसिस करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 7 से 8 साल की उम्र में धीमे धीमे उन्हें किशोरावस्था से होने वाले परिवर्तनों के बारे में अवगत कराना और आगे चल कर के मासिक धर्म शुरू होने वाला है इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैडम ने अभी अपने अनुभव में बताया कि हो सकता है उस वक़्त कोई घर की बड़ी महिला कोई बात करने के लिए ना हो बच्ची के पास, तो शी शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट हर चेंजेस। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छी और बहुत ही जानकारी बहुत सही दी है आपने। ये चीज़ मैंने भी सुनी है कि अगर 2-4 घरों में मैंने सुना है, क्योंकि जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था तो आई वेंट टू द गर्ल्स, आई आस्क्ड देम, तो उन्होंने बताया कि बहुत तो ये जिगर नहीं कर पाई मेरी बहन के अलावा, और बहुत ही कम मतलब 0.0001% गर्ल्स डेयर टू टॉक अबाउट पीरियड्स विद मी। लेकिन मेरी बहन ने भी बताया और लड़कियों ने बताया कि जैसे उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हुआ अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स स्टार्टेड क्राइंग कि अब लड़की बढ़ेगी नहीं। मतलब आप उसको उस चीज़ के लिए जो अगर नहीं होगी प्रॉपर टाइम पे शायद, तो 10 साल बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप प्रे करोगे कि इसको एक हेल्दी पीरियड साइकिल होनी चाहिए। आप पहले ही मोटिवेट कर रहे हो कि उसको पहले ही डर बैठ जाए कि अरे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे पीरियड शुरू हो गए। मैम ने भी बहुत ही कम उम्र 8 साल 9 साल 10 साल, मैं जब अपने कजिन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कैसी उम्र है, इस उम्र में पीरियड शुरू होता है। तो वाकई में जब आप कंटिन्यूस एक फ्लो से गुजरोगे, कोई भी बच्ची होगी, बड़ा असहज लगता है। और कई केसेस में 1-2 गर्ल्स ने 6th क्लास 7th क्लास की बच्चियों ने सुसाइड कर ली इस डर से कि अब मैं मर जाऊंगी। सर शिक्षा में, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं,
शिक्षा में किस तरह से बदलाव होने चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि पहली बात तो 6th से किसी लड़की को पीरियड शुरू हो सकता है, लेकिन 8th 9th 10th से ये चैप्टर आता है एडोलसेंट्स का। दूसरी चीज़, ये चैप्टर स्किप कर दिया जाता है। तो किस तरह से हम मोटिवेट करें इस अवेयरनेस के लिए कि एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है और हमें इस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, एक तरफ हम बहनों को देवी मानते हैं और दूसरी तरफ उन्हें हम बीमारियों की तरफ, उन्हें मौत की तरफ धकेलते हैं। आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा में अवेयरनेस तो आती है। सबसे पहले समाज को इस विषय में सोचना चाहिए। जैसे हम हर दिवस मनाते हैं, हम महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं, अपने देश में टॉयलेट डे मनाया जाता है, अपने देश में कई तरह से उत्सव मनाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इसके लिए जो गवर्नमेंट ने 28 जून को जो ये माहवारी के लिए जो योजना बनाई है अवेयरनेस के लिए, इसके लिए भी युवाओं को सोचना चाहिए, युवाओं को प्रोग्राम करना चाहिए। आपने एजुकेशन में बात की, एजुकेशन में जो भी परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम चलते हैं, हम जनसंख्या रोकने की बात करते हैं, लेकिन जिस माध्यम से जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, जो भी स्थितियां होती हैं, उस पर माहवारी विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। जैसे हम 11th और 12th में, निश्चित रूप से 12th में इस विषय को किशोरावस्था की समस्याओं पर इस विषय को डाला गया है, लेकिन उस विषय को पढ़ाया नहीं जाता है। और बायोलॉजी बस में है। बिल्कुल बायोलॉजी बस में है, तो निश्चित बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से फाउंडेशन कोर्स में, ग्रेजुएशन में एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर में विषय आज की जरूरत है, लगाया गया है, उस तरह से माहवारी जैसे विषयों को भी जोड़ करके और सरकार को लगाना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमें शर्म आती है बोलने पर या कहने पर, इस बात पर चर्चा करने के लिए। अगर हम रक्षाबंधन के दिन, जैसे बहन को हम रक्षा सूत्र हमारे बांधती है और हम उसे रक्षा करने की शपथ लेते हैं, हमें उस दिन नैपकिन जैसी चीज़ों को गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बहन रहेगी तभी हमारा रक्षाबंधन है, तभी हमारा उत्सव है, तभी हमारा त्यौहार है। तो ऐसे त्योहारों को और ऐसे उत्सवों को जोड़ करके अब इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। ये अपनी बहन से चर्चा करनी चाहिए, अपनी माँ से चर्चा करनी चाहिए, अपने फ्रेंड से चर्चा करना चाहिए। और जब ये विषय वैश्विक होगा, लोगों के बीच में आएगा, तो निश्चित रूप से जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दूर होंगी। बहुत ही ऊंची बातें आपने बता दी सर। एक्चुअल में ऐसा हुआ था, मैं भी एडोलसेंट था और 9th क्लास में मैम जी जब ये चैप्टर आया था, तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें ये नहीं पढ़ाया था, लेकिन एक 70 ईयर ओल्ड हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने स्पेशली इसके लिए क्लास बुलाई थी और असेंबली में ये अनाउंस किया था कि कल मैं एडोलसेंट्स पे क्लास लेने जा रहा हूँ और मुझे एक एक बच्चे चाहिए। आप लोग भी कैंपेन्स करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रोग्राम्स होते हैं, कितनी अवेयरनेस होती, कितने लोग प्रोग्राम्स में एक्चुअली आते हैं और इन विषयों पे जब आप बात करते हैं, लोगों का रिएक्शन क्या होता है? क्या सिर्फ हंसते बस हैं? मैं यहाँ भी देख रही हूँ कि कुछ लड़के बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ना तो ये मुस्कुराने की चीज़ है और ना ही कोई शर्म की चीज़ है, क्योंकि आप और हम सभी इस दुनिया में इसी प्रोसेस से आए हैं। अगर मासिक स्राव या पीरियड्स नहीं होते तो शायद आज हम लोग भी यहाँ नहीं होते। पहले की बात और थी, सिर्फ एक रेडियो माध्यम था प्रचार प्रसार का, और अब तो हमारे पास फ़ोन है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को तो सब समझता है, पर लड़कों को भी इसमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं गांव में जाती हूँ और हम हमेशा अपने लेक्चर में इस चीज़ को शामिल करते हैं, इसकी स्वच्छता को शामिल करते हैं, पैड किस तरह से बनाना चाहिए। अगर आपके पास वहाँ पे पैड नहीं आप खरीद सकते गांव में, तो लड़कियों को मैं बताती हूँ और मैं अपने पास कपड़े भी अपने पास से लेके जाती हूँ और उनको बताती हूँ कि किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है और कितनी बार इस्तेमाल करने के बाद इनको जला देना है या फिर हमें इसको गाड़ देना है। आप लोगों में से कितने लोग यहाँ गाँवों से हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करिए, गांव जाते हैं। गांव में आपका आना जाना होता है, कितने बच्चों का? लगभग सभी का, है ना?
तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग, जैसे कि आकाश जी ने इतना, मैंने एक लेक्चर दिया था, आकाश जी उसमें थे और उन्होंने इसको बिल्कुल गांठ बांध ली और सबको बताया। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम एक एक बंदा 50-50 लोगों को बताए, और अगर 50 में से 2 लोग भी आपकी बात मानते हैं तो आपका कार्यक्रम सफल हुआ, आपका उद्देश्य सफल हुआ। तो हम गांव में भी जाते हैं, बताते हैं कि अगर आपके पास पैड नहीं है तो साफ सुथरा कपड़ा, उसको आपको इस्तेमाल करना है और उसको धो के अच्छे से धूप में डालना है। सूख जाने के बाद उसको पॉलीथिन में लपेट के रखना है, अगले पीरियड में इस्तेमाल करना है, और इस तरह 3 बार इस्तेमाल करने के बाद फिर वो आपको फेंक देना है। फेंक मतलब कहीं गाड़ देना है या उसको जला देना है। 3 बार के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप, जैसा कि आकाश जी ने कहा कि पैड सस्ते होने चाहिए, बिल्कुल मैं शासन से ये अनुरोध करूंगी, आप सबके माध्यम से, अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि ये जो हमारी बेसिक ज़रूरत है इसको, इस पर ध्यान दें और सभी के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी युवतियों के लिए इसको सस्ता करें, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से हम इससे बच सकें। क्योंकि कपड़े का इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन कितना भी धोने के बावजूद उसमें कुछ ना कुछ कीटाणु ऐसे रह जाते हैं जो दोबारा इस्तेमाल करने में शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। और संकोच में गांव की औरतें या हमारी जो बेटियां हैं वो बताती नहीं है कुछ भी, और बढ़ते बढ़ते बीमारी जब अंत में डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको कैंसर हो गया है। तो हमको इन सब चीज़ों से बचना है। जैसा कि मोहिता ने बताया अभी कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और कोई शर्म का विषय नहीं है, ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए। बिल्कुल आप जाइए दुकान पर, मांगिए कि भाई हमको ये पैड चाहिए। और आजकल तो इतना ज़माना बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं, पीछे ज़माने को छोड़कर, तो कोई भी ना तो आपकी हंसी उड़ाएगा और ना कोई ये शर्म की चीज़ है। तो आपको अपना बचाव खुद करना है। तो इस विषय पर हंसना या मजाक उड़ाना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि कल को आपको भी, अभी मैंने मैं देख रही थी एक दिन फेसबुक में, उसमें ये दिखाया है कि एक बच्ची है, स्कूल नहीं जा रही है, उसकी माँ नहीं है। पिताजी ने पूछा कि बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, तो बोली नहीं हम नहीं जाएंगे। पिताजी उसके समझ गए, बहुत समझदार थे, गए बाजार, वहाँ से नैपकिन का पैकेट लाए और ले जाके अंदर रख दिया, और अपनी बेटी से बोले कि बेटी जाओ अंदर जाकर देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। वो बच्ची गई, उसने देखा, वो इतनी खुश हुई, माने बिना कहे ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ बोलें, बहुत सारी चीज़ें हैं बिना बोले ही हम उसकी सहायता कर सकते हैं। आप लोग भी, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी बिना कहे किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि ये बच्चियां हैं किस हालत में हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनका मजाक ना उड़ाएं और आगे बढ़कर उनकी सहायता करें। पूरे परिवार में ये आप लोगों को, हर 50 लोगों को बताना है ये जाके बातें कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ है और हमें ये बताया गया है, और आप लोग भी जानिए इस बारे में। और डॉक्टर मोहिता बताएंगी। जिस मूवी का जिक्र मैम ने किया अभी, उस मूवी का नाम है पैड बैंक। पैड बैंक यूट्यूब पे जाके आप वो शॉर्ट फिल्म 6 मिनट की है मैम, वो आप देख सकते हैं। मैम एक और बात आपने की थी कि कपड़ा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 3 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, रिसर्च में हमने ये पाया कि कई लेडीज़ कपड़ा इस्तेमाल नहीं करती। कपड़े का मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि कोई भी कपड़ा, मतलब जिस कपड़े से आप अपनी गाड़ी नहीं पहुँच सकते, अपने बूट नहीं पहुँच सकते, वो कपड़ा अगर आप यूज कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी। दूसरी चीज़, कई लेडीज़ों के, कई लड़कियों के पेट में, अब ये सही है कि नहीं लेकिन मैंने ये पाया है, कनखजूरे भी पाए गए, सांप के बच्चे भी पाए गए, क्योंकि जब उसको सुखाना होता है ना तो छाया में एक कपड़ा ढक के कोई देखने ना पाए। क्यों मैम, डिजीजेस कौन कौन सी होती है इस तरह से? सबसे पहले तो जो हमारा अपना फ्लोरा है, हमारे कुछ गुड बैक्टीरिया या फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, इनके बीच में हमेशा एक सामंजस्य रहता है। तो मेंसेस में अगर हाइजीन का ध्यान न रखा जाए तो डेफिनेटली बैड बैक्टीरियाज जो होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ होती है। और इसके दो कारण हैं। एक तो जब पैड्स को, जैसा मैडम ने बताया, अगर सैनिटरी पैड्स का भी इस्तेमाल किया जाए और उसको फ्रिक्वेंट इंटरवल पे ना चेंज किया जाए, और ये एक सबसे बड़ी समस्या है हमारी वर्किंग क्लास वीमेन और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के साथ, क्योंकि हमारे पास में सेपरेट सुरक्षित शौचालय उपलब्ध नहीं है बहुत से काम करने वाली जगहों पे। तो हमारी जो कामकाजी महिलाएं और हमारी जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, ये एक बार सैनिटरी पैड जो लेकर के चलती हैं उसको चेंज करने के लिए भी उन्हें कोई जगह नहीं मिलती है। तो ये कॉमन हैबिट है कि हमारी बच्चियों की कि इवन दे होल्ड यूरिन फॉर लॉन्गर पीरियड्स, वो यहाँ तक कि यूरिन वॉइड करने जाने में भी डरती हैं। तो इसकी वजह से जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनका ओवर ग्रोथ होता है। एक तो ब्लड मिल रहा है उन्हें न्यूट्रिशन के लिए, जगह वार्म है, उष्मा मिल रही है, तो नेचुरली बैड बैक्टीरियाज की ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो सिंपल स्किन रैशेस से लेकर के पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस है ना, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, पहले लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ और अगर उसको टाइमली क्योर नहीं किया गया तो वो इन्फेक्शन अपर जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंच जाए, तो ये इन्फेक्शंस भी मिल सकते हैं। डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल हाइजीन से इन सब से बचा जा सकता है और उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पैड हो या घर का बनाया हुआ एक साफ़ सूती कपड़ा हो, उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल पे मिनिमम 6 to 8 आवर्स में उसको चेंज किया जाए। 6 to 8 आवर्स। डिजीजेस कौन कौन सी होती है? बताया पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस होती हैं, बहुत तरीके के स्किन रैशेस हो सकते हैं जो कि वेट सैनिटरी पैड, कपड़े के इस्तेमाल में रैशेस की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उनका जो अपर सरफेस होता है वो एड्सॉर्बेंट होता है, तो वो गीलापन नहीं आने देता। कपड़े में ये चीज़ नहीं होती है, तो गीलापन प्रेजेंट होने की वजह से टीनिया कॉर्पोरिस, जिसको हम धोबी इच भी कहते हैं, उस तरीके के फंगल इन्फेक्शंस होना, नैपी रैशेस कॉमन भाषा में कहते हैं वो होना, लेबिया जो आउटर प्रोजेक्टिंग एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वहाँ का इन्फेक्शन होना, यूरिनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना यानी पेशाब की नली में या पेशाब के रास्ते में संक्रमण होना, ये होता है। और अल्टीमेटली दे ऑल कैन सम अप इनटू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा, आपने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया तो वो जो आपके अपर जेनाइटल ट्रैक्ट हैं इंक्लूडिंग सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड द पैरामीट्रियम, वहाँ तक फैल सकते हैं। तो ये है। थैंक यू मैम, बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप। नीलिमा मैम कुछ कहना चाह रही थी इस पर? मोहिता, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो ये सफ़ेद पानी की शिकायत ये गाँव में भी और हमारे यहाँ पे ये बच्चियाँ हैं इनको भी बहुतायत में ये शिकायत है, तो इसका क्या कारण है, थोड़ा सा इसको बताइए। सबसे पहले तो मैडम श्वेत प्रदर जो है ये कोई बीमारी नहीं है। सामान्य समय पे भी महिला जननांगों से सफ़ेद दूधिया पानी का स्राव होता है। जैसे कि अंडोत्सर्ग के समय, अंडोत्सर्ग अगर पहला दिन हम लेते हैं मेंसेस का, जिस दिन आपको ब्लीडिंग शुरू होती है, तो 13वें दिन से लेकर के 16वें दिन के बीच में, और पीक हम मानते हैं 14वें दिन के बीच में, जो एग होता है वो फुल्ली मैच्योर होकर के ओवरी से ट्यूब्स में आता है एंड इट वेट्स फॉर द फर्टिलाइजेशन। वो मेल गैमेट्स का इंतज़ार करता है। तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ
सेक्सुअल एक्साइटमेंट्स एट द टाइम ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस और मेंसेस शुरू होने के पहले इस तरीके का जो सफ़ेद दूधिया पानी होता है, इसका स्राव फीमेल ट्रैक्ट से बढ़ जाता है, जिसको हम सफ़ेद पानी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिजियोलॉजिकल या प्राकृतिक होता है और इसको किसी भी प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं होती। इसमें इलाज की ज़रूरत कब आती है? जब कभी भी इसका रंग बदले, ये मटमैला हो, इसका रंग हरा हो, दही जैसा गाढ़ा हो, कत्थई हो, इसमें रक्त आए किसी भी समय, आपके मासिक स्राव के अलावा यदि आपके जननांगों से ब्लीडिंग होती है, रक्त का स्राव होता है, तो ये गंभीर लक्षण है। इसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस स्राव के साथ यदि योनि मार्ग या फिर जननांगों में खुजली की शिकायत हो, जलन की शिकायत हो, ये दुर्गंध युक्त हो और इसके साथ पेड़ू या पेट के निचले हिस्से या कमर में दर्द हो, तब आपको यकीनन डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। सफ़ेद दूध या पानी जिसके साथ कोई खुजली, कोई जलन ना हो, वो गंध रहित हो, उस रंग विहीन हो और थोड़ी मात्रा में, जैसा हमने बताया, मासिक चक्र के इन दिनों में आता है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल डिस्चार्ज है और उस समय सिर्फ आपको अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ाना होता है। तो अगर आप अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ा लेंगे तो आपको उसके साथ में, एक्चुअली जब कभी भी हम कोई सिक्रीशन लूज़ करते हैं बॉडी में, तो हम उसके साथ में सॉल्ट लूज़ करते हैं। तो वो सॉल्ट लूज़ करने की वजह से हमें वीकनेस थोड़ी सी फील होती है, तो इसीलिए लोग उस पानी के जाने को वीकनेस के साथ में एसोसिएटेड करते हैं। अगर आप अपना फ्लूइड इनटेक ठीक कर लें और आपके स्राव में इनमें से कोई बात ना हो, है ना, वो तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। जस्ट बेसिक हाइजीन स्टेप्स जो अपन करते हैं उसके साथ में वी कैन लिव। थैंक यू सो मच मैम। हम नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को तो सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। बेटी महीने में 4 से 6 दिन स्कूल ही नहीं जा पा रही है क्योंकि उसको पीरियड्स आए हैं। तो इस तरह से एडोलसेंट गर्ल्स फ्रेंडली बाथरूम्स हर स्कूल में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, या मैंने शुरू में भी पूछा था कि जिन्हें यूनियन का चुनाव लड़ना था, उसके अलावा कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने हक के लिए गर्ल्स कॉमन रूम की मांग की थी? तो नंबर बहुत ही कम, 0 आया था। तो सर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि एडोलसेंट गर्ल्स फ्रेंडली बाथरूम होने चाहिए जिसमें कि इंसिनरेटर लगा हो ताकि लड़कियां जाके पैड्स बर्न कर सकें, शर्म ना आए? तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को क्या पहल करनी चाहिए? बिल्कुल आकाश, हम देख रहे हैं पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निश्चित रूप से इसमें अगर हमारी बात मानी जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नैपकिन दिलाओ, ये भी अभियान होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से हमारी बेटियां इसके कारण भी प्रभावित होती हैं। दूसरी बात, आपने गर्ल्स कॉमन रूम की बात की है। गवर्नमेंट में मैं जहाँ तक देखता हूँ, ज़्यादातर स्कूल में या कॉलेज में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ज़रूरत है कि अवेयरनेस की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हम बात नहीं कर पा रहे। एक तरफ हम देखते हैं कि जो सिगरेट जैसी चीज़ें जो हमारे समाज को बर्बाद करती हैं, वो हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह मिल जाती है, और ऐसी चीज़ें भी हर जगह मिलनी चाहिए, वो भी कम दाम पे, मुफ्त रेट पर। जैसे आपने बताया, सबसे ज़्यादा स्थिति गांव की खराब है। गांव पर बिल्कुल एक जो महिलाएं होती हैं उस कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, वो उसको सुखा तक नहीं पाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर खुले में हम इसको फैलाएंगे तो 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये 4 लोगों वाली जो समस्या है वो उनको अंदर ही अंदर तोड़ती है, अंदर ही अंदर उनको मरीज बना देती है। तो निश्चित रूप से हमें स्कूल कॉलेज के साथ साथ जो ऐसी कामगार महिलाएं हैं और कामगार के साथ साथ जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ भी इस तरह से बातचीत खुलेपन से की जानी चाहिए। हर माँ अपनी बेटी से बात करे, हर भाई, जैसे आपने अपनी स्थिति बताई, हर भाई अपनी बहन से बात करे कि ऐसी चीज़ होती है, इससे ऐसी हम सावधानी रख सकते हैं, या नैपकिन ये यहाँ मिलती है, इसको आप ऐसे खरीद सकते हो। इन सब चीज़ों पर खुलापन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम अपनी बहनों को, अपनी देश की जो महिलाएं हैं, उनको एक नया संदेश दे सकते हैं, उनके लिए एक नई स्वतंत्रता दे सकते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि
ये कैंपेन, ये प्रोग्राम मोनोलॉग ना हो जाए, इसलिए हम चाहेंगे कि ऑडियंस में से जितनी सफ़ेद शेरनियाँ बैठी हुई हैं, मेरे वर्ड्स नोट करिएगा, जितनी सफ़ेद शेरनियाँ बैठी हुई हैं, डू यू डेयर टू टॉक अबाउट पीरियड्स? आप में हिम्मत है कि आप सवाल पूछ सकें, आपके मन में अगर कुछ है आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें? अगर कोई है तो रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, आई एम सीइंग अ गुड क्वालिटी ऑफ नंबर। डू वी हैव माइक? Hats off to you. You both stand up, please. Come on the stage. come. आप लोग एक एक करके अगर आ जाइए तो ठीक रहेगा। वहाँ पे सोफे पे बैठ जाइए। You deserve that sofa also, you know. आपका नाम? आकांक्षा पांडे। आकांक्षा पांडे। आकांक्षा पांडे। यस सर। Which class? उधर। बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेम। सेकेंड सेम। क्या बताना चाहती हैं? मुझे पूछना था मैम से कि इन पीरियड्स व्हाट शुड बी ईटेबल और नॉट। Should we eat? It's very good question. First of all, I would like to give her a great round of applause for coming forward to ask. See, adolescence is a very important period. अब मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर आपको 10वीं के बोर्ड का एग्ज़ाम देना था तो आपने 9वीं पास करने के बाद में धीमे धीमे उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। डेफिनेटली आपके उन फ्रेंड्स के नंबर अच्छे आए होंगे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी होगी, रादर देन कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ा हो। इसी तरीके से जो हमारा जीवन चक्र है उसमें अगले दशक की तैयारी हम आज करते हैं, है ना, आगे आने वाले दशक में जो हमें अपनी जिम्मेदारियां उठानी हैं। स्त्रियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह करना होता है, दैट इज़ प्रेगनेंसी, गिविंग चाइल्ड बर्थ एंड देन लैक्टेटिंग दैट चाइल्ड अप टू 6 मंथ। तो गर्भ और स्तनपान के लिए ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि हमारी किशोरियाँ स्वस्थ हों। चूँकि किशोरावस्था में ही हमें मासिक धर्म भी होता है तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हमारी किशोरियों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत अभी हम देख रहे हैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में वो है रक्त अल्पता या हीमोग्लोबिन की कमी का होना। तो हमें अपने खाने में हमेशा ही प्रोटीन और मिनरल रिच डाइट लेनी चाहिए। ये तो रूटीन होना चाहिए हमारा कि हम जो कुछ भी खाएं उसमें प्रोटीन की मात्रा हो। अमूमन जो एक बढ़ता बच्चा है उसको 60 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये प्रोटीन हम प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं? डेफिनेटली जो नॉन वेजिटेरियन स्रोत हैं जैसे अंडा हुआ और दूसरे मीट के पदार्थ हुए तो उनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। वेजिटेरियन डाइट में हम जो कुछ भी ले रहे हैं उसको प्रोटीन एनरिच कर सकते हैं। प्रोटीन एनरिच करने का मतलब हम सब जानते हैं कि दालों में और जो ये सीड्स होते हैं जैसे चना हुआ या लेग्यूम्स हुआ, बीन्स हुई, इनमें प्रोटीन होता है। पर अब हम इनको प्रोटीन रिच कर सकते हैं। कैसे? हम इनमें जर्मिनेशन कराएं, इनको अंकुरित अगर कर दें तो चूँकि उस वक्त सीड का विकास हो रहा होता है तो वो और ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो एक तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, दूसरी हमें आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। आयरन रिच डाइट हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मासिक धर्म यदि मान के चलें कि 5 दिन तक रक्तस्राव रहता है, 2 या 3 दिन कम या ज़्यादा किसी बच्ची में, तो ऑन एन एवरेज 80 ml ब्लड का स्राव हम मैक्सिमम लिमिट मान करके चलते हैं। तो डेफिनेटली यू आर लूजिंग 80 ml ऑफ योर ब्लड दैट हैज़ टू बी रिप्लेनिश इन दी रेस्ट ऑफ द 25 डेज। तो उस समय आपकी आयरन की आवश्यकता थोड़ी बढ़ जाती है, तो उन दिनों आपको आयरन रिच डाइट लेना चाहिए। दूसरा एक जो बहुत ही दिमाग में हमारे बिठा दिया गया है कि महंगा मीन्स अच्छा और सस्ता मीन्स खराब। तो आपको पोषण के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अनार खाएंगे 280 रुपये किलो तभी आप अपने आयरन के स्रोत को पूरा कर सकते हैं। आयरन का एक बहुत ही रिच सोर्स है एंड दैट इज़ जैगरी गुड़। तो आप सोचिए कि आप गुड़ और भुना चना जो कि आप ड्राई उसमें अपने पैकेट्स में आप हमेशा कैरी कर सकते हैं, है ना, तो इन चीज़ों से आप अपने आयरन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। दूसरा आयरन के स्रोत डेफिनेटली यहाँ पे भी जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है
उसका थोड़ा अपर हैंड मिला है, वो नॉन हिम आयरन होता है और शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। पर वेजिटेरियन डाइट में भी फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें हमारे पालक आते हैं, साग आते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, वो चुकंदर, गाजर, इस तरह की चीज़ें। जो ड्राई नट्स हैं, ड्राई नट्स में खजूर हुआ, आंवला हुआ, अमरूद हुआ, ये सब गुड सोर्सेज हैं। और जैसा मैंने बोला कि अगर आप आयरन और भुना चने का सेवन करते हैं तो आप एक साथ प्रोटीन और आयरन ले रहे हैं, और साथ में आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिए आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। जो केमिस्ट्री के आपके फ्रेंड्स होंगे वो बताएंगे कि आयरन जो होता है वो रिड्यूस फॉर्म में और अच्छा एब्जॉर्ब होता है। तो आपको थोड़ा सा विटामिन सी चाहिए तो आप थोड़ा सा उसके साथ में आंवला ऐड कर दीजिए। तो दीज आर दी चीप मेथड्स। आप अपने इनके पैकेट्स बना करके, जैसे आप भुजिया के पैकेट्स और चिप्स के पैकेट ये लेस के 5-5 रुपए के लेके करते हैं मंचिंग के लिए, इसकी जगह आप ये कर सकते हैं, आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ऑटोज़ में अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करते वक्त इसको खा सकते हैं। दूसरी चीज़ डेफिनेटली फ्लूइड लॉस, जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लूइड लॉस होता है उस वक्त, है ना, मेंसेस इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड इज़ बीइंग लॉस, तो उतना आपको तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। तरल पदार्थों के सेवन में आप सूप्स ले सकते हैं वेजिटेबल के, है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप फलों के जूस लें क्योंकि वो उसमें कंटेमिनेशन ज़्यादा हो सकता है। तो आप पूरे समूचे फलों का सेवन करें और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें, पानी का सेवन बढ़ा दें। जैसा हमने आपको बताया कि यूरिन शुड नॉट बी होल्ड, तो आप अगर अच्छे से लिक्विड डाइट लेंगे, आपका बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहेगा, तो यू विल पास यूरिन एट फ्रिक्वेंट इंटरवल, दैट विल एडिशनली हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ इन्फेक्शंस ऑल्सो। ठीक है, आई थिंक आई एम एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना नाम बोलिए और कैमरे में बोलिए, आई एम प्राउड टू मेंस्ट्रुएट। Hi, this is Akansha Pandey and I am proud to menstruate. थैंक यू सो मच, वेरी गुड। कम। आपका नाम, आपकी क्लास? Hema Singh, एमा सिंह, विच क्लास? BCom Honors first year. बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर। आपका सवाल है या आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं? मेरे को कुछ पूछना है मैम कि जैसे अपन को पीरियड्स होता है तो कभी कभी पीरियड्स होता है तो मतलब महीने में होता है, फिर बीच में गैप हो जाता है, फिर 2 महीने या 3 महीने नहीं होता है, फिर होता है, और कभी होता है तो या फिर 1-2 दिन होगा फिर उसके बाद नहीं होगा, तो ऐसा क्यों होता, कोई रीज़न? एक बहुत ही डेलिकेट हार्मोनल सिस्टम हमारे शरीर में काम कर रहा होता है, ठीक है। और अगर आप इसकी साइक्लिकलिटी को नोट करें तो आप खुद पाएंगे कि कितने अद्भुत रूप से ये प्रक्रिया ईश्वर द्वारा स्थापित हमारे शरीर में चल रही है। प्रॉब्लम तब होती है आप सब बच्चों के साथ में, देखिए हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना, एक इंग्लिश कैलेंडर है, और उसमें मंथ्स कैसे हैं? कुछ मंथ्स 30 डेज़ के हैं, कुछ 31 डेज़ के हैं, और एक फरवरी है जो 28 दिन की चलती है 3-4 साल तक, और फिर एक साल में 29 डेज़ की हो जाती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी फ्रिक्वेंसी हम लोग मानते हैं कि 21 प्लस माइनस 7 डेज़, ठीक है ना, 28 प्लस माइनस 7 डेज़। तो 28 माइनस 7 डेज़ कीजिए तो कितना आया? 21। 28 प्लस 7 कीजिए तो कितना आया? 35। तो इसका मतलब कि 21 दिन के इंटरवल, एक बार रक्तस्राव शुरू होने से लेकर के अगले दिन रक्तस्राव शुरू होने के बीच की जो अवधि है, अगर वो 21 दिन से ले करके 34 दिन के बीच में है, एक बार अगर आपको जो पीरियड आया और अगला पीरियड जो आ रहा है उसके बीच का जो गैप है वो मिनिमम 21 दिन और मैक्सिमम 34 दिन तक है, तो आपके पीरियड्स की आवृत्ति सही है, ठीक। ऐसे ही जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है कि कितने दिन तक मेंसेस होना चाहिए, तो उसको हम मान के चलते हैं 4 + -3। 4 + 3 का मतलब 7 एंड 4 - 3 का मतलब 1। तो इवन इफ यू मेंस्ट्रुएट रेगुलरली फॉर 1 डे, दिस मीन्स योर साइकिल इज रेगुलर। Amount of blood loss is never proportional to the femininity and the power of a woman to get pregnant. बहुत बार ऐसा मान के चलते हैं कि जितना अच्छा फ्लो आएगा उतनी ही अच्छे हमारे नारित्व के गुण हैं, उतनी जल्दी हमें गर्भ धारण की क्षमता होगी। ऐसा नहीं है।
इस आवृत्ति जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर 21 दिन से कम समय के बीच में 2 बार पीरियड्स आएँ या फिर 2 पीरियड्स के बीच में गैप 35 दिन से ज़्यादा हो और ऐसा 2 बार लगातार हो, तो आपको डेफिनेटली अपने चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है। कई बार हम अपने अज्ञानतावश ऐसा मान के चलते हैं कि हमें पीरियड्स रेगुलरली नहीं आ रहे। इन दैट फेज हम जो यूजुअल रिकमेंडेशन देते हैं वो होता है मेंटेनिंग अ मेंस्ट्रुअल डायरी। आप एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन कीजिए। आप जैसे पढ़ने वाले एक्टिव लाइफ वाले बच्चों के साथ में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप कैसे अपनी डेट्स याद रखें और उनको रिकॉल कर सकें। तो इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो इन डेट्स पे आपको मेंसेस हो उन पे आप कैलेंडर पे एक छोटा सा रेड डॉट लगा लें, है ना, या यू पुट अ बिंदी ओवर देयर। तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि कोई बच्ची है उसको 1 जनवरी को मेंसेस होता है और आपको मैंने बोला कि मेंसेस जो है वो रिपीट होते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 28 डेज। अब 28 दिन बाद उसको दोबारा मेंसेस आना चाहिए। तो अगर बाय द वे उसको 29 जनवरी को मेंसेस आता है तो उसके दिमाग में क्या है कि बिकॉज इट शुड कम एट मंथली इंटरवल, तो अभी उसको अगली बार 1 फरवरी को आना चाहिए। तो बहुत बार बच्चियाँ आती हैं और बोलती हैं हमें तो 3 दिन पहले हो जाता है, क्योंकि वो अपनी डेट्स कैलकुलेट कर रही हैं अपने कैलेंडर के माध्यम से, जबकि इट शुड बी दी साइक्लिकलिटी फ्रॉम द डे 1। तो आप देखिए कि वैज्ञानिक रूप से ये कहीं गलत नहीं है, 28 दिन के बाद में उसको पीरियड्स आए हैं। तो आपको जब कभी भी ऐसा लगे कि आपके मासिक धर्म में कुछ अनियमितता है तो आप 3 महीने तक एक कैलेंडर या एक डायरी मेंटेन करके रखें और उसमें अपनी रेगुलरिटी चेक करें। डेफिनेटली अगर 2 महीनों के बीच में गैप 21 दिन से कम है अथवा 34 दिन से ज़्यादा है तो आपको मिलने की ज़रूरत है। और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात देखिए, टू गेट रिड ऑफ द इंटरनल लाइनिंग ऑफ वोम, एंडोमेट्रियम और वो डिम्ब और एंड ऑल, द मेंस्ट्रुअल ब्लड शुड ऑलवेज बी इन फ्लूइड स्टेट। वो हमेशा तरल अवस्था में रहना चाहिए, तभी तो वो आपके शरीर से बह के बाहर निकलेगा। जब कभी भी आपको मासिक धर्म में रक्त के थक्के आए, रक्त के टुकड़ों का मासिक धर्म में जाना अपने आप में गंभीरता की निशानी। इसका मतलब कि आपको मासिक धर्म जो है वो क्षमता से ज़्यादा हो रहा है। तो इन दैट टाइम यू मस्ट कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट गायनेक। और हम लोग का एक फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया है और उसके हम लोग मेंबर्स, हमारे छोटे छोटे सब सेंटर्स हैं। हमारे रीवा में चलता है ROGS, रीवा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी सोसाइटी, और उसके मेंबर्स हम लोग जितने भी गायनिक हैं सब हैं। और उसमें हमारा एक ये एडोलेसेंट कैंपेन चलता है। तो नेवर एवर गेट अफ्रेड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू योर नियरेस्ट गायनिक। हम सब कमिटेड हैं और हम सब ROGS मेंबर इसमें काम कर रहे हैं। आपको जब कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन लगती है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द गूगल बाबा, है ना, एंड फीडिंग योर सेल्फ विद द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आई वेलकम यू ऑल टू कम टू अस। आपको लग सकता है कि बहुत ही फालतू सा सवाल है या मैडम क्या सोचेंगी। कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम गायनिक पेशेंट, हमारे पास में जो पेशेंट्स आते हैं दे आर एल्डरली एंड दे आर प्रेग्नेंट वुमेन। तो वहाँ पे ये बच्चियाँ अपने आप को वेटिंग रूम में बैठ करके थोड़ा सा अलग सा महसूस करती हैं और उनको गड़बड़ लगता है कि हम यहाँ पे जाएंगे तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। पर आप इस तरह के सभी टैबूज़ को हटा दीजिए, दरकिनार कर दीजिए। वी ऑल आर वेरी फ्रेंडली, और आप आएँ और आप अपने क्वेश्चंस हमसे डायरेक्टली पूछें। हम आप कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपको लगे कि बहुत बचकाना सा सवाल है, पर बहुत अहम है, आपको जानना उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए भी अभी भी किसी के भी मन में हो, भले इन लोगों ने वॉलंटियर कर दिया हो, आप में से और भी किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप आके पूछ सकते हैं। जैसे ये रेगुलरिटी वाला क्वेश्चन, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत दिनों तक माँ बनने के बाद तक बच्चियों को क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट, और वो आती हैं कि हमें पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, और जब हम उनको बताते हैं कि नहीं आप ऐसे करके देखिए तो 3 महीने 4 महीने बाद बोलते हैं कि हाँ बिना किसी दवा के ही आई हैव जस्ट कि दीज पीरियड्स आर रेगुलर। तो उनके मन का भ्रम निकल जाता है। सो मच मैम। एक बार अपना नाम कैमरे पे बोलिए। आई एम प्राउड टू मेंस्ट्रुएट। Hi, my name is Hima Singh. I am proud to menstruate. Yeah, you are proud to menstruate, and in fact, we are proud of you, and this TRS college is proud of you. You please come. आपका नाम, आपकी? सोनाली तिवारी, सोनाली तिवारी। आपकी क्लास? बीकॉम। बीकॉम। क्या पूछना है मैम से?
मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब पीरियड्स की डेट फिक्स है कि 5 दिन 6 दिन ऐसा कुछ होता है, तो मैम ज़्यादा दिन मतलब 21 दिन 28 दिन इनको छोड़ के हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं, हमारे साथ ऐसा होता है कि मैम एक दिन हमें पीरियड्स हुआ, फिर गैप होता है, फिर नेक्स्ट डे फिर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये इनको पीरियड्स के 2 पीरियड्स के बीच का गैप रेगुलर है, पर ये बोल रहे हैं कि एक बार पीरियड्स स्टार्ट होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल आज हुआ तो फिर फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स इनको कोई फ्लो नहीं होगा और उसके बाद फ्लो होगा। मेंसेस की जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है वो 4 ± 3 बताई मैंने, है ना। तो वो आपको ऐसा हो सकता है कि जो 4 से 5 दिन का समय हो उसमें लगातार 24 आवर्स तक फ्लो ना हो, है ना। बीच में किसी 24 या 28 घंटे के समय के लिए फ्लो बंद भी रह सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत से हार्मोन्स की इंट्रिकेट पॉलिसी होती है जिसकी वजह से वी हैव अ रेगुलर मेंसेस, है ना। बहुत सा जिनको कहना चाहिए हार्मोनी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं और फिर उनका विड्रॉल होता है, उसकी वजह से वी गेट अवर मेंसेस एट सच ए रेगुलर फ्रिक्वेंसी। इम्पॉर्टेंट वंस आर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंसेस पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, दैट इज़ दी थायराइड हार्मोन। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि यू हैव वास्ट इनफ्रीक्वेंसी इन योर मेंसेस, ईदर इन द अमाउंट और इन टू द रेगुलरिटी, यू मस्ट गेट योर थायराइड हार्मोन लेवल्स चेक्ड इन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर, ठीक ना। पर ये सामान्य है कि जो 4 से 5 दिन की अवधि है आपके रक्तस्राव के लिए, उसमें आपको लगातार रक्तस्राव होने की बजाय 24 से 28 घंटे तक रक्तस्राव बंद रहे और उसके बाद पुनः एक बार रक्तस्राव हो और फिर यू कैन क्लियर, है ना। मान लीजिए कि किसी को 1 फरवरी को हुआ, 2 फरवरी को she does not get any menses, any flow, and 3rd February she is again starts menstruating for a while for next 24 to 30 hours. This is absolutely normal. Now, Please ask. मैम हम ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं, बट ऐसा सुने हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन का लास्ट स्टेज आ जाता है, मीन्स कि ऐसी टाइम पीरियड आती है, तब ये अनलिमिटेड होने लगता है, ऐसा क्यों? definitely at the start of menses और एट द एंड ऑफ मेंसेस, जिसको हम कहते हैं मीनोपॉज, मेंसेस का ख़त्म होने का जो चरण होता है, उस वक्त जैसा अभी हमने आपको बताया शुरू में कि बेसिक फिजियोलॉजी इज़ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी। चूँकि ये एग्स का बनना और मैच्योरेशन एट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोसेस, मतलब जब आप किशोरी हैं तब, और जब आपका मेंसेस ख़त्म होने वाला आ रहा है, मतलब 40-45 ईयर्स की एज की एक महिला है, उसमें ये एग्स का बनना रेगुलरिटी में नहीं हो पाता, ना इनका बनना, ना इनकी रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड नॉट देयर मैच्योरेशन। इसीलिए ये कुछ समय पे देयर मे बी इरेगुलरिटीज़ फॉर अ वाइल, है ना। किशोरी में जैसे 10 साल की उम्र में शुरू हुआ तो 2 से 3 साल सिंक्रोनाइज होने में लग सकता है। ये आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि इन एवरी साइकिल वी प्रोड्यूस 1 एग मैक्सिमली, है ना। समटाइम्स इट इज़ 2 ओकेजनली, बट मैक्सिमली इट इज़ 1 एग। 28 दिन पे आते हैं, इसका मतलब साल में 13 साइकिल एक अमूमन महिला को होती है, तो हमें 13 एग्स की रिक्वायरमेंट है। से फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल स्टार्ट्स गेटिंग मेंसेस एट द एज ऑफ 15, राउंड फिगर में करने के लिए बता रहे, एंड शी स्टॉप्स मेंसेस एट द एज ऑफ 45, ठीक। इसका मतलब 30 साल तक वो मेंस्ट्रुएट करेगी और इस 30 साल में लगभग 390 एग्स की आवश्यकता उसको अपने जीवन काल में है, मैथ्स के हिसाब से। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो for these 390 eggs required in her life, there is a fixed deposit of 2 lakh eggs per ovary. This means 4 lakh eggs in both the ovaries. We have got 2 ovaries. 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट रहता है और हर बार कुछ एग्स मैच्योर होने की रेस में आते हैं, एंड द हेल्दीएस्ट वन गेट्स द चांस टू ओव्यूलेट एंड रेस्ट ऑफ देम दे डाई। तो इन 4 लाख में से 390 एग्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ऑफ रिलीज ऑफ एग एंड द मैच्योरेशन ऑफ एग एंड द हार्मोनल बैलेंसेस, इट टेक्स टाइम
टू गेट्स इस्टेब्लिश। इसीलिए स्टार्ट ऑफ मेंसेस, स्टार्ट ऑफ एडोलेसेंस पे वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ इरेगुलर साइकिल्स, और इसी तरीके से व्हेन द मेंसेस टेंड टू स्टॉप वी हैव सम इरेगुलर साइकिल्स। डेफिनेटली वी मस्ट ऑलवेज, if any irregularity is noted, we should go and check it whether it is physiological or it is going into abnormality। कोई भी चीज़ जो आपको आपका दैनिक कार्य करने से रोकती है मासिक संबंधी, वो आपके लिए समस्या है और आपको उसका निदान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन है। मैम ऐसा होता है पीरियड्स टाइम पे हमें कुछ चीज़ें खाने के लिए डिनाई किया जाता है, जैसे कि अचार, मिर्च, ये सारी चीज़ें, क्यों? हेलो, मुझे बस ये कहना है कि कई बार देखिए ऐसा होता है कि हमारे पास में अनुभव, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत बार क्या होता है कि जब हम किसी हर बात का वैज्ञानिक आधार ढूंढने लगते हैं तो हम अपनी माँ, दादी और चाची के अनुभवों को नकार देते हैं। उनके पास जो ज्ञान है ना, वो अनुभव आधारित है। तो जो बार बार ये बात कही जा रही है तब से कि अचार ख़राब हो जाता है क्योंकि उसको एक मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुएटिंग लड़की छूती है, तो अचार इसलिए नहीं ख़राब होता है क्योंकि उसको एक मेंस्ट्रुएटिंग लड़की छूती है। अचार इसलिए ख़राब होता है क्योंकि इट गेट्स कंटेमिनेटेड विद वाटर। यू एक्चुअली डोंट ड्राई योर हेयर्स हैंड्स दैट ऑफन। क्या होता है कि ड्यूरिंग मेंसेस यू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स मोर फ्रिक्वेंटली, एंड वेन एवर यू आर नॉट कॉशियस एवर, आप इतनी ज़्यादा वो नहीं है और आपने झटके में अचार खोल दिया तो इट कैन गेट फंगल इन्फेक्टेड। तो यू शुड नॉट, देखिए कोई भी आपके इस हॉल के शुरू में जो पंच लाइन लिखी है कि विद्या ददाति विनयम, चूँकि आप इतने बड़े क्षेत्र के सबसे प्रबुद्ध कॉलेज से ज्ञान लेकर के जा रहे, तो हमें अपनी दादी नानी को बताना है किन चीज़ों का वैज्ञानिक आधार पर उनके ज्ञान को नकारना नहीं है। और जहाँ तक रहा सवाल कि वो आपको खाने नहीं देते अचार या चटनी या ज़्यादा नमक की चीज़ें, मिर्च वगैरह इस समय पे, तो ये तो कभी भी खाना अच्छी बात नहीं है। इनको ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी, है ना, ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन, और हरी, वरी और करी, दीज थ्री आर दी रीजन्स फॉर इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक। आप बच्चे हैं, आप तनाव में, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपका कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, आपको क्लास टाइम से पहुंचना है, नहीं और आपको आपके असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो आपको हरी भी है, आपको वरी भी है, और आपने उसमें एक तेल मिर्च मसाले वाली करी और ऐड कर दी, तो यू विल बी प्रोन टू एसिडिटी। तो दीज थिंग्स शुड नॉट बी टेकन इन एक्सेस लिमिट एनी टाइम ड्यूरिंग दी मंथ। आपको सिर्फ मासिक धर्म के दौरान ही नहीं, पूरे महीने में इनका सिर्फ थोड़ा ही सेवन करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए। हाँ, मासिक धर्म के से इसका बस, और इसके अलावा मुझे और कोई रिलेशन समझ में नहीं आता। थैंक यू सो मच। अपने नाम के साथ वहाँ पे बोलिए, आई प्राउड टू मेंस्ट्रुएट। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली तिवारी एंड आई एम प्राउड टू हैव मेंस्ट्रुएट। वी आर प्राउड ऑफ यू टू। मैम, इन्होंने बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछ लिया, एक टैबू, कि अचार को कैसे पता लग जाता है कि लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं, भगवान को कैसे पता लग जाता है कि लड़की को पीरियड्स हो, जबकि हम कहते हैं कि भगवान सब जगह हैं, यहाँ पे भी भगवान है। तो अगर इस वक्त कोई लड़की मेंस्ट्रुएट कर रही तो उसे इतना ज्ञानवर्धक और इतना ज़रूरी कार्यक्रम देखना ही नहीं चाहिए फिर। तो हम एट लास्ट, क्योंकि हर अच्छी चीज़ के लिए समय कम ही पड़ जाता है, इसलिए हमारे पास समय कम हो रहा है, तो एक तरफ हम देखते हैं कि कामाख्या देवी जो हैं, जिनको कि मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस कहा जाता है, कामाख्या देवी की पूजा होती है। शायद जो शक्तिपीठ है उसमें सती का वॉम्ब वहाँ पे गिरा था गुवाहाटी में, तो वो मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस कहलाती हैं। उनकी पूजा में उन औरतों को शामिल नहीं किया जाता। बाहर एक बोर्ड लगा होता है कि द गर्ल्स और द वीमेन हु आर मेंस्ट्रुएटिंग आर नॉट अलाउड इन द टेम्पल। तो ये जो टैबू है, फिर व्रत रखना है जबकि आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। नेपाल का मैं एग्जांपल दे रहा था, नेपाल में एक ऐसी प्रथा है
कि 4 दिन जब लड़की मेंस्ट्रुएट कर रही होती है तो उसे एक झोपड़ी में 4 दिन के लिए बिना बिस्तर के, जबकि साफ सुथरे बिस्तर की कितनी आवश्यकता होती है इन दिनों, उसे भेज दिया है। तो इन टैबूज को ख़त्म करने के लिए आप तीनों से एक एक मैं व्यूज़ लूँगा। सबसे पहले ये वही देश है जहाँ बहुत सारी मान्यताएं थी, बहुत सारी कुरीतियाँ थी, वो सब दूर हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से समयानुसार जैसे जैसे हमारी युवा पीढ़ी जैसे शिक्षित होगी और जैसे डिजिटलाइजेशन में जाएगी, निश्चित रूप से ये दूर होगी और दूर हो रही है। और आप जैसी मुहिम जो चल रही है, जिन मुहिम पर हम बात करना पसंद नहीं करते हैं या शर्म से झिझक से बात नहीं करते हैं, इन सब मुहिम के कारण और जन जागरूकता के कारण और अवेयरनेस के कारण, एजुकेशन के कारण, इन सब जो कुरीतियाँ हैं और जो प्रथाएं हैं, जो हमारी बहनों को, जो हमारी महिलाओं को जो बीमारी ग्रसित करती हैं, वो सब दूर होंगी और हमारे जो युवा हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो एकदम सुरक्षित होंगी। उनको एक नई आज़ादी मिलेगी। नई आज़ादी मिलेगी उनको। मैम, आचार को कैसे पता लगता है, भगवान को कैसे पता लग जाता है कि लड़की को पीरियड्स हो रहा है? मेरा सिर्फ एक ये व्यक्तिगत मानना रहा है कि मैं किसी भी चेंज के लिए एक ही चीज़ को इंस्ट्रूमेंटल मानती हूँ, वो है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन हैज़ चेंज मी फ्रॉम इनसाइड and many of my fellows. So I believe education and only education and only education and only education is instrumental in provoking any change in the society. We have to educate as much as the our adolescent girls. और जहाँ तक रहा सवाल भगवान को, तो भगवान को तो सब पता है और शुरू से पता है। ये थोड़ा सा बीच में एक्सप्लेनेशन गैप हुआ है। प्रोबेबली ये जो रिचुअल्स बने थे, ये इसलिए बने थे ताकि आराम मिल सके, और उस वक़्त इतने अच्छे सैनिटरी पैड्स और ये सब नहीं था, तो उन्हें ये लगता होगा कि थोड़ी देर के लिए हम सेग्रीगेट कर देंगे, नॉर्मल फोक्स में नहीं मिलेंगे तो शायद चांसेस ऑफ इन्फेक्शन टू देम विल बी मिनिमाइज, दे कैन रेस्ट फॉर अ वाइल। पर चूँकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं था तो लोगों ने अपना क्रूएल एलिमेंट्स उसमें डालने लगे। पर ओनली एजुकेशन कैन चेंज अ सोसाइटी, अ पर्सन, अ नेशन। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअल में जब हम किसी लड़के को एजुकेट करते हैं तो एक इंडिविजुअल को एजुकेट करते हैं, लेकिन जब किसी लड़की को हम पढ़ाई कराते हैं, उसे शिक्षा देते हैं, तो एक फैमिली को और एक सोसाइटी को एजुकेट करते हैं। आपका क्या कहना है मैम इन टैबूज़ पर? जैसा कि मोहिता ने कहा कि एजुकेशन एंड ओनली एजुकेशन, तो जब हम किसी लड़की को शिक्षा देते हैं तो पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को शिक्षा दे रहे होते हैं, और इनकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बेटी को शिक्षित करना बिल्कुल अनिवार्य है। और आज हम देख रहे हैं समय परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, तो आज गांव में भी हमारे लड़कियों का उतना ही महत्व है, और हमारा शासन भी इस अभियान में लगा हुआ है। हम सब लगे हुए हैं कि लड़कियों को शिक्षित करके हम पूरे देश को, पूरे समाज को शिक्षित कर सकते हैं, और ये सारी भ्रांतियाँ हम समाज से दूर कर सकते हैं और करेंगे। अगर मैं किसी लड़के से, हिमांशु कैमरे के पीछे हैं, मुझे हीरो बना रहे हैं, खुद कैमरे के पीछे हैं, लेकिन मेरी पूरी वीटी टीम ने, चाहे वो एडिटर अमित मिश्रा हो, चाहे वो ओम सर हो, दिनेश भाई हो, जितनी भी टीम है, इन सब ने सपोर्ट किया। तो अगर मैं अभी हिमांशु से हाथ मिलाता हूँ, हिमांशु कैमरे के सामने आएंगे? आइए आइए आइए, तो हाथ मिलाइए। अब मैंने हिमांशु से हाथ मिलाया, अब आप जाइए। मेरे हाथ में कितने जम्स हैं, है ना? तो अब अगर मैं अचार छूऊंगा तो अचार बिल्कुल खराब होगा। बस इसीलिए अचार नहीं छूना चाहिए, ना कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो अचार छूना चाहती है, वो मंदिर जाना चाहती है, वो पूजा करना चाहती है, वो व्रत नहीं रखना चाहती है, तो उसे फोर्स मत करिए। और लड़कियों से मैं ये कहूँगा, जितनी भी गर्ल्स ऑनलाइन हमें देख रही हैं, कि जब मुकुंदपुर में सफ़ेद शेर की दहाड़ सुननी होती है तो सब लोग टिकट लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ शेरनी और शेर दहाड़ते हैं। इसलिए अगर आगे बढ़ना है, इन टैबूज को निस्तनाबूद करना है, तो दहाड़ो शेरनियों। मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात पे, इस
चर्चा करने पे कि मैं उन काली पन्नियों का विरोध करता हूं, उन लोगों का विरोध करता हूं जो सैनिटरी नैपकिन को एक पेपर में लपेट करके भेजते हैं। और मैं यहाँ से अपने गेस्ट के साथ, इस दरबार कॉलेज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से ये अपील करता हूँ कि 1 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो चावल जितना ज़रूरी है, फ्री और नेसेसरी सैनिटरी नैपकिन भी, सैनिटरी पैड भी उतना ही ज़रूरी है। उस पर व्यापार न लाएं, क्योंकि आपकी माँ ने आपको पैदा किया है, उससे कर्ज मत लीजिए उस चीज़ का जिस वजह से आप पैदा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमें देखने के लिए। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैम एक बात कहना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं, और हमारे रास्ते निश्चित तौर पे आसान होंगे। हम सब इसके लिए लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। और अगर आप लोगों के व्यूज़, आप लोगों के लाइक्स और नीचे आप लोगों के कमेंट्स हमें मिले तो हम ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं, ये टीम और विंध्य टाइम्स एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से ये अपील करेंगे कि सैनिटरी नैपकिन्स हर उस औरत तक, हर उस बच्ची तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है।